होगी जानकारी तो दूर रहेगी बीमारी। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सच्ची संपदा है। बात जब हम करें भारतीय संस्कृति की, तो यहाँ पे ईश्वर के बाद डॉक्टर्स को, चिकित्सक को ही सबसे अहम दर्जा दिया जाता है। यानी यूँ कह लीजिए कि ईश्वर के बाद फिर भगवान का ही रूप इनको कहा जाता है। उसकी अहम वजह यह है कि भगवान हमें जन्म देने के बाद जब दुनिया में भेज देता है, उसके बाद ये चिकित्सक ही ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानियों को, हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, बीमारियों को, उनको ये सुलझाने के हमारी सहायता करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मलयकांत जी, जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी हम इनसे मुलाकात कराएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानसिक रोग किस तरह से फैलता है और ये किस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। नमस्कार। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक रोगों के बारे में लोगों की जानकारियाँ बहुत ही कम हैं। मानसिक रोग जितने ज़्यादा होते हैं, लोगों की जानकारी उसके बारे में बहुत कम है। इसीलिए सरकार भी और वर्ल्ड में भी मानसिक रोगों को काफ़ी उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके वर्ल्ड डेज़ भी मनाए जाते हैं, मेंटल हेल्थ डेज़ है, डिप्रेशन के लिए डेज़ बने हुए हैं। उन सब का पर्पज़ ये है कि लोग उसको जानें। लोग और बीमारियों के बारे में तो जानते हैं, आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आप उसका इलाज करा लेंगे। लेकिन मानसिक रोग किसी को जब होता है तो आप भागते हैं सबसे पहले झाड़ फूँक कराने के बाद। मानसिक रोग अगर आपको हो जाता है, पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि ये कोई इलनेस है। एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो लोग आपको ये बोलेंगे अपने आप को मजबूत करो, ऐसा मत सोचो। उनको लगता है कि ये जानबूझ करके हो रहा है या आदमी उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मानसिक रोग, वो डिप्रेशन एक बीमारी है। इसी तरीके से कुछ और रोग हैं जिसमें कान में आवाज़ें आने लग जाती हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया। उसमें लोगों का कहना होगा कि ये कुछ ऊपरी चक्कर हो गया, इसके लिए झाड़ फूँक वाले के पास जाना चाहिए, डॉक्टर इसमें क्या करेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानसिक रोग के अहम लक्षण क्या हैं, जिसके बाद ये पता चल जाए कि हाँ, ये मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। मानसिक रोग का दायरा काफ़ी बड़ा है। मोटे मोटे दायरे में देखे जाए तो एक दायरा जिसको न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस वर्ड का मतलब ये होता है जिसमें घबराहट की बीमारियाँ, डिप्रेशन की बीमारियाँ और छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें आती है, जहाँ पे आदमी का कांटेक्ट रियलिटी से टूटा नहीं होता है। रियलिटी से टूटने का मतलब वो सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन परेशान है। दूसरा दायरा मानसिक बीमारियों का होता है जिसको साइकोसिस कहा जाता है, जिसमें उसको रियलिटी से टच छूट जाता है। यानी कि उसके कान में आवाज़ें आने लगती हैं, उसको कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ अजीब महसूस होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग मोटा मोटा विभाजन करते हैं मानसिक बीमारियों में। और भी बहुत सारे दायरे हैं, जैसा नशा रोग भी इसी में आता है, बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं भी इसी में आती हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी इसी में आते हैं। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो क्या हमारे भारत में मानसिक रोग के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं? अगर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्या महिलाओं में मानसिक रोग ज़्यादा पाया जाता है या पुरुषों में? ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से कम होता है या ज़्यादा होता है। मानसिक रोग हर जगह पे है, दुनिया के हर कंट्रीज़ में है। बीमारी के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि वो किस जगह ज़्यादा होगा, और ये महिलाओं और पुरुषों का भी फ़र्क बीमारी से होता है। जैसे अगर हम किसी की डिप्रेशन के बारे में बात करें तो डिप्रेशन की प्रिवलेंस मतलब वो कितना होगा, वो महिलाओं में डबल होता है, 2:1 का प्रिवलेंस है। और बीमारियों की बात करें, जैसे सिजोफ्रेनिया की बात करें, तो वो मेल और फीमेल में बराबर 1:1 होता है। और ये जगह बदलने से फ़र्क नहीं होता। अगर सिजोफ्रेनिया हमारे यहाँ जितना है उतना ही बाहर की तरफ है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मानसिक रोग ज़्यादा पाया जाता है, तो इसकी क्या अहम वजह है? क्या कहीं ना कहीं मतलब क्या महिलाएं घरेलू नहीं, ये गलत है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मानसिक रोग ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन जिस कैटेगरी या एंग्जाइटी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे कॉमन है।
मानसिक रोगों में सबसे नंबर 1 पे सबसे ऊपर देखा जाए तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की प्रिवलेंस फीमेल्स में डबल होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उतना ही मेल्स में होता है, उतना फीमेल्स में होता है। मानसिक रोग से बचने के लिए क्या उपाय करना है? मानसिक रोग से बचने का उपाय सबसे पहले ये है कि मानसिक रोग को पहचान लिया जाए, सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि आप यकीन मानिए, हम लोग एज ए साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ 5% साइकेट्रिक पेशेंट साइकेट्रिस्ट के द्वारा देखे जाते हैं। 95% साइकेट्रिक पेशेंट साइकेट्रिस्ट तक नहीं पहुंच पाता। वो इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि उसको लोग रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं कि वो प्रॉब्लम है। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद जब वो किसी दूसरे डॉक्टर पास, नीम हकीम या बाकी जितने भी लोग हैं या अदर फेलो फिजिशियंस हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो लोग उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज़ ना करके सही जगह नहीं भेज पाते हैं। अगर इस चीज़ को कर लें, और हमारे पास भेजे जाने की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के समय में देखा है कि हमारे युवाओं में जो याददाश्त की मात्रा है ये काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। पहले ये चीज़ हम लोग बुजुर्गों के लिए कहते थे, तो इसकी क्या वजह है? याददाश्त की बीमारी एक उम्रदराज लोगों की बीमारी है, जो जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। अगर उसकी बात करें तो वो 60 साल के ऊपर पाई जाती है। यंग लोगों की अगर बात करें कि उनको याददाश्त की समस्या है, तो असल में उनको याददाश्त की बीमारी नहीं कहा जाएगा, उनको मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा, उसको मेमोरी कंप्लेंट्स कहते हैं। और वो मेमोरी जो ठीक ना होना, उसके पीछे सीधे सीधे हम लोगों की लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। हम लोग असल में मल्टीटास्किंग करते हैं आज की डेट में। हम लोग एक काम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में 10 काम और चल रहा होता है, जो कि सीधे सीधे जिम्मेदार है मेमोरी कंप्लेंट के लिए। ये एक नॉर्मल आदमी की बात बता रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम किसी इलनेस की बात करने लग जाते हैं, किसी नशे वाले की बात करने लग जाते हैं, जो आदमी नशा करता है उसमें मेमोरी निश्चित रूप से ख़राब होगी। जिसको डिप्रेशन है उसको थोड़ा सा मेमोरी कंप्लेंट होगी। लेकिन आपने नॉर्मल लोगों को पूछा, तो नॉर्मल लोगों को लाइफ स्टाइल के कारण प्रॉब्लम होती है। मानसिक रोग, डॉक्टर साहब, जैसा कि मानसिक रोग के मरीजों के बारे में कहा जाता है कि इनको ताउम्र दवाएं खानी पड़ेंगी, या ये इनको एक तरह से दवाओं का आदी बताया जाता है, तो हमारा मेडिकल साइंस किस एतबार से इसको देखता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मानसिक दवाओं एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो ताउम्र चलती रहेगी। ऐसा नहीं है। जब हम लोग किसी की डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कितनी बार एपिसोड हुआ है उनको, कितने लंबे समय से है, परिवार में कितने लोगों के हैं। इस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो दवा कितनी लंबी चलनी चाहिए। कई बार पहली बार किसी को हुआ डिप्रेशन, 10 दिन के लिए हुआ, 20 दिन के लिए हम लोग दवा चला करके 1-2 महीने बंद कर देते हैं। अगर वही डिप्रेशन किसी को हर साल रिपीट होता है और पिछले 20 साल से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको लंबे समय तक दवा खानी चाहिए। तो ये गलतफहमी है। सिर्फ ये बात हर किसी के साथ जोड़ देना कि एक बार मानसिक रोग की दवा स्टार्ट हो जाने के बाद ज़िंदगी भर चलेगी, ये बिल्कुल गलत है। पहला ये, और दूसरा ये कि मानसिक दवाएं नशीली नहीं होती, जैसा लोग भ्रम फैलाते हैं कि बस सुला दिया जाता है, नींद की दवाएं होती हैं। मानसिक दवाएं भी उसी तरह से हैं जैसे अच्छी दवाइयां हैं, वेल टेस्टेड हैं, वेल रिसर्च्ड हैं। कुछ दवाएं नींद की होती हैं जो अगर आप सुपरविज़न से खा रहे हैं डॉक्टर के, तो वो भी एक दवा की तरह ही है। अगर आप उसको गलत लेना स्टार्ट कर दीजिए, बिना कंसल्टेशन के लेना स्टार्ट कर दीजिए, नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर वो दवा नहीं रह जाएगी, फिर वो नशा हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि जो उसमें कुछ नींद की दवाएं जो इंसान प्रयोग करता है मानसिक का मरीज, तो क्या जब मरीज जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद क्या उसको उसका नशा या वो उसका आदी रहता है उन दवाओं का? नींद की दवाएं एक उसी तरह से दवा है जैसे बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में नींद ना आना एक लक्षण होता है, तो हम लोग नींद की दवा कुछ समय के लिए उसमें जोड़ते हैं। जैसे ही मरीज ठीक होने लगता है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली, कुछ समय 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद वो दवा ग्रेजुअली घटने लगती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। ये बहुत लंबी नहीं जाती हैं। अगर ज़रूरत होती है तो वो बहुत कम डोज में और सेफ डोज में जाती है। ज़्यादातर केसेस में नींद की दवाएँ नहीं चलती हैं, शुरुआत में ही चलती हैं। और जैसा हमने कहा कि लोग अक्सर, हमारे यहाँ के लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, अपने से दवा खाने लग जाते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते हैं। यहाँ पे गलती हो जाती है कि सारी ज़रूरी दवाएं छोड़ करके आप डिप्रेशन को भूल करके सिर्फ नींद के लिए उसी की गोली खाने लग गए और 15 साल से बिना बताए खा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से गलत है। डॉक्टर साहब, एक हमारे समाज में एक तरह से ये गलत फहमी कह लीजिए, या इसको आप जो कहें अपने मेडिकल लैंग्वेज में, कि लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप को या परिवार में किसी को मानसिक रोग की बीमारी है तो वो आने वाली पीढ़ियों में भी वो चीज़ चलती आ रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये आपने सही पूछा है। जैसे और जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है
कि अगर जैसे मदर में है, फादर में है, तो बच्चों में होने के चांसेस हैं। परिवार में जितने ज़्यादा लोगों को होता जाएगा उसकी टेंडेंसी अगले पीढ़ी में आने की बढ़ती जाएगी। साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी ऐसे ही, जो आप पूछना चाहते थे, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये ज़्यादातर जेनेटिक होते हैं और पीढ़ियों में चलते हैं। इवन जो सबसे कॉमन डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर भी जेनेटिक होता है। अगर आपके परिवार में मदर फादर को है, आपके भाई बहन को है, तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप मानसिक रोग के मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मानसिक रोगियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा समाज है, मानसिक रोगियों के साथ में रहने वाले लोग हैं, कि उनको समझें, उनको सपोर्ट करें। जो लोग के आसपास मानसिक रोगी हैं उनको समझें, उनका मजाक न उड़ाएं और किसी तरह से लेबलाइज न करें, उनको भी नॉर्मल पेशेंट की तरह ही समझें और किसी तरह की नेगेटिव भ्रम ना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मलयकांत जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमारे समाज में कोई मानसिक रोगी है, कोई इसका पीड़ित है, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसका पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अक्सर मानसिक रोग ये अपने रोग को समझ नहीं पाते हैं। वो डॉक्टर से, चिकित्सक के जाने से पहले वो बाबा झाड़ फूक के पास जाते हैं, जिससे उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो एक जानलेवा बन जाती है। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। हमारे समाज को मानसिक रोग क्या है इसको समझकर फ़ौरन करीबी अस्पताल में और चिकित्सक के पास जाएं, उनसे मशवरा करें और उसी के मुताबिक अपना इलाज करें।